So hi everyone, this is Saurabh Thakur and this is the last and third lecture on Russian formalism. Russian formalism में मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, अच्छी तरह से समझाया है, सारे राइटर्स के बारे में बताया कौन कौन है, क्या क्या उनके कॉन्सेप्ट्स है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट वीडियो बनाई है रोमा जेकोब्सन पर, वो भी देख लेना। ये थर्ड लेक्चर है रशियन फॉर्मलिज्म पे। मिखाइल बाख्तिन बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान है और ये काफ़ी लोगों के फेवरेट भी है, काफ़ी लोगों के सिलेबस में भी है। तो आज हम इसकी बात करेंगे, इनके जो वर्क्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा और जो कॉन्सेप्ट्स हैं, टर्म्स हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बहुत मज़ा आने वाला है। मज़ेदार बंदा था, इतना टफ वाला कुछ भी नहीं है। लोग पता नहीं क्यों इतने परेशान होते हैं, समझ नहीं आया। कुछ नहीं होता, मैं समझाता हूँ आपको, ध्यान से प्यार से समझाऊंगा, मजे से समझाऊंगा। चलो सबसे पहले मैं आपको इसका एक, ये रशियन था, ठीक है, रोमा जेकोब्सन भी रशियन था, ये भी रशियन था, रशियन फॉर्मलिज्म का ही बंदा है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले इसका एक वर्क बताता हूं, टुवर्ड, वर्क के साथ साथ ही टर्म्स को एक्सप्लेन कर लूंगा मैं, ठीक है। टुवर्ड अ फिलॉसफी ऑफ द एक्ट, 1986 में ये बुक आई है, 1919 से 1921 के बीच में लिखी है, ठीक है। टुवर्ड अ फिलॉसफी ऑफ द एक्ट 1986 में आया है, ठीक है। 1919 में लिखा है 21 तक, ठीक है जी। इतना आप समझ गए, टुवर्ड अ फिलॉसफी ऑफ द एक्ट। अब आपको एक नेक्स्ट वर्क इसका बताता हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम्स ऑफ दोस्तों, भाई और बहनों, दोस्तों, तो दोस्तों से दोस्तोएवस्की, दोस्तों लिखो पहले, ठीक है, दोस्तोएवस्की, ऐसी कुछ स्पेलिंग है ना। हाँ, एक बार चेक कर लेता हूं, कोई बात नहीं, देख लेते। YEVSKY, दोस्तोएवस्की, ये वस्की, दोस्तों के बाद Y है, ठीक है, दोस्तों YEVSKY, दोस्तोवस्की, फ्योदोर दोस्तोवस्की, बहुत ही खतरनाक राइटर था ये, बहुत ही फेमस राइटर था। प्रॉब्लम्स ऑफ दोस्तोवस्कीज पोएटिक्स, ठीक है, 1963 में ये बुक आई है, ठीक है। अब ये जो बुक है प्रॉब्लम्स ऑफ दोस्तोवस्कीज पोएटिक्स, इसमें ये दो कंसेप्ट्स की बात करेगा। एक है पॉलीफोनी, ठीक है, दूसरा है अनफाइनलाइजेबिलिटी। जल्दबाजी में LL डबल लिख दिया ना मैंने, अनफाइनलाइजेबिलिटी। चलो जी, तो इनको पहले हम एक्सप्लेन करता हूं मैं, ठीक है। पॉलीफोनी क्या है, जैसे आपको पता है, पॉली का मतलब होता है, पॉलीगेमी भी होता है। पॉलीगेमी होता है एक से ज्यादा शादी जब कोई करता है, ठीक है। बहुत लोग चाहते हैं एक से ज्यादा शादी हो, लेकिन हमारा ये धर्म के हिसाब से है ना, कहीं का धर्म अलाउ करता है, कहीं का नहीं करता है। तो पॉलीगेमी जो है वो भी एक अपराध माना जाता है, हिंदू धर्म में तो है ना, मुस्लिम में तो 4 अलाउड है। तो पॉलीफोनी का मतलब है, फोनी हो गया साउंड, है ना, तो पॉली हो गया एक से ज्यादा, तो एक से ज्यादा साउंड मतलब कि एक से ज्यादा वॉइस, एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यू जब किसी बुक में होता है तो उसे पॉलीफोनी कहा गया है, ठीक है। इसी से रिलेटेड इसकी और भी 2-3 टर्म्स है, मैं आगे सारी समझाऊंगा बारी बारी से, ठीक है। तो पॉलीफोनी का मतलब है जब एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यू हो किसी टेक्स्ट में, एक से ज्यादा वॉइस हो, ठीक है, उसे पॉलीफोनी कहते हैं। अनफाइनलाइजेबिलिटी से तो वर्ड से ही पता लग रहा है कि मतलब कि कुछ भी फाइनल नहीं है, फाइनलाइजेबिलिटी नहीं है, अनफाइनलाइजेबिलिटी, ठीक है। जब कोई भी वर्क सस्पेंस पे खत्म हो जाता है, जब पता ही नहीं लगता है कि कौन उसका हीरो था या फिर लास्ट में क्या हुआ, आगे क्या हुआ होगा। कई ऐसी मूवीज होती है, जैसे बाहुबली है, वो बिल्कुल सस्पेंस पे खत्म हो गई थी कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, है ना। तो वो है अनफाइनलाइजेबिलिटी, कि क्यों मारा, ओपन एंडेड बुक, ठीक है। तो कई ओपन एंडेड होती है, क्लोज एंडेड होती है। क्लोज एंडेड मतलब कि पूरा उसमें स्टोरी खत्म हो गई, लेकिन ओपन एंडेड में मतलब कि पब्लिक के लिए ओपन है वो डिस्कशन के लिए कि क्यों मारा। तो जब तक बाहुबली का 2 सेकंड मूवी नहीं आई, सेकंड पार्ट नहीं आया, तब तक सब यही पूछते थे कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो अनफाइनलाइजेबिलिटी, ठीक है जी। तो ये हो गई 2 टर्म एक्सप्लेन। अब चलते हैं आगे। अगला जो वर्क है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, उसकी डेट भी याद रख लेनी है, वर्क भी याद रख लेना है। रेबेलिया, RABELAIS, रेबेलिया एंड हिज वर्ल्ड, 1965। रेबेलिया एक राइटर था, ये भी बहुत फेमस, ठीक है। तो रेबेलिया एंड हिज, इसने गारगंटो एंड पेंटाग्रुएल, इसने एक वर्क लिखा है, ठीक है।
तो उसकी उसी के लिए फेमस है ये, बाकी इसका कोई वर्क का नाम नहीं चलता है। तो रेबेलिया उसको पढ़ लेना, काफ़ी अच्छी कहानी है, गारगांटो और पेंटाग्रोल बाप और बेटे की कहानी है ना, वो वॉरियर्स थे कोई। रेबेलिया एंड हिज वर्ल्ड। अब इसने ये जो बुक लिखी है इसमें इसने बताया कि रेबेलिया किस प्रकार का आदमी था और उसने किस हिसाब से लिखा। तो सबसे पहले तो एक कार्निवल की बात करता है, पहली टर्म, दूसरा कार्निवलेस्क, तीसरा ग्रोटेस्क। ठीक है जी, ये 3 टर्म्स है, कार्निवल, कार्निवलेस्क एंड ग्रोटेस्क। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। कार्निवल क्या है? कार्निवल तो आजकल भी होते हैं, जैसे मैं शिमला में रहता हूं तो हमारे कई, जैसे विंटर कार्निवल है, समर है, तो उस तरह से कोई प्रोग्राम, कोई ऐसा फंक्शन जहां पे बहुत कुछ परफॉर्म किया जा रहा है, जहां पे तरह तरह के एक्ट्स परफॉर्म किए जा रहे हैं, ठीक है, उसे हम कहेंगे कार्निवल। कहेंगे क्या? उसे कहते हैं कार्निवल, वो आपको पता है। तो कार्निवलेस्क तो इसी से निकल कर आया स्टाइल। तो ये क्या कहता है कि जो रेबेलिया का स्टाइल था वो कार्निवलेस्क था, उसमें बहुत सारे जो ऐसी चीज़ें दिखाई जाती थी, जैसे उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमर है, बहुत ज़्यादा कैओस है, बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड पब्लिक उसमें मतलब चीज़ें हैं, एग्जैजरेटेड उसमें चीज़ें दिखाई है, मतलब कि आप कुछ परफॉर्म कर रहे हो, आप एक्स्ट्रा सजे धजे हुए हो, है ना। एक बुक मुझे याद आती, पिलग्रिम प्रोग्रेस, उसमें भी जब वो वैनिटी फेयर पहुंचते तो वहाँ भी कुछ कार्निवल टाइप का चल रहा था। तो अगर आपने बुक पढ़ी है आपको पता होगा, उसमें भी कार्निवल चल रहा था वहाँ पे, ठीक है। तो कार्निवल में अजीब अजीब सी ड्रेसेस पहनते हैं लोग, ठीक है। तो कार्निवल एक स्टाइल है, ये इसी ने कॉइन किया है, ठीक है, मिखाइल बाख्तिन ने। कार्निवल एक ऐसा स्टाइल है जिसमें कि सारी चीजों को साइड में रखा जाता है, जो कि कार्निवल का एक स्टाइल होता है, जो एक डोमिनेंट स्टाइल होता है उस वक्त में, उसको साइड में रख के उसके अपोजिट काम किया जाता है। मतलब बिल्कुल इसमें लिबरेशन होती है, ठीक है, इसमें पूरी आजादी होती है, आप कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। और किसके माध्यम से? ह्यूमर एंड केओस, ठीक है। ये 2 चीजें इसमें होगी कार्निवल में, ह्यूमर और केओस। इसके थ्रू या फिर एग्जैजरेटेड जो इमेजेस होगी, या फिर डायलॉग्स होंगे, या फिर वो सारी चीजें होगी, इसको कार्निवल कहेंगे। तो कार्निवलेस्क उसी स्टाइल को कहा गया है। इसने कहा कि रेबेलिया का जो स्टाइल था वो कार्निवलेस्क था, ठीक है। तो कार्निवल इतना आप समझ गए। अब बात आती है ग्रोटेस्क की। ग्रोटेस्क क्या होता है? कुछ इज वेरी स्ट्रेंज, वेरी फैंटास्टिक, वेरी इनकॉन्ग्रुअस, अनप्लेजेंट, ठीक है, डिस्गस्टिंग, लुडिक्रस, उसे कहेंगे आप अगली, है ना, ग्रोटेस्क, उसको कहते हैं ग्रोटेस्क। तो ये ग्रोटेस्क की भी बात करता है, ठीक है। तो ग्रोटेस्क का मतलब है ऐसा कोई वर्क, ऐसी कोई परफॉर्मेंस जिससे आपको बिल्कुल बिजार फील हो, बहुत ही अजीब फील हो आपको, आप बिल्कुल अनकंफर्टेबल हो जाओ, आप डर जाओ, या फिर आप पिटी फील करो, ठीक है। तो उसे कहा है ग्रोटेस्क, ठीक है। तो ग्रोटेस्क तो सिंपल सा इसका यही मीनिंग होता है ना। तो कार्निवल, कार्निवलेस्क और ग्रोटेस्क, ये 3 चीजों की बात की है इसने रेबेलिया एंड हिज वर्ल्ड में 1965। चलो जी आगे चलते हैं। इतना डरने वाला कुछ नहीं होता है, अगर आप लोग भी थोड़ा बहुत पढ़ो ना, गूगल कर लिया, थोड़ा बहुत इधर उधर सोर्सेज से पढ़ लिया, उसको समझने की कोशिश की, तो सब समझ में आ जाता है। चीजें टफ तभी तक लगती है जब तक उसे हम पढ़ते नहीं है, जब उसे पढ़ने लग जाते हैं तो सब आसान हो जाता है। एक टाइम वो भी था जब मैं बहुत डफर हुआ करता था, पढ़ने में ध्यान नहीं होता था, मेरा पापा को लगता था कि ये तो बेवकूफ है, ये पता नहीं जिंदगी में कुछ करेगा कि नहीं करेगा, इसको तो मैं घर ले जाऊंगा, खेत में टमाटर लगाएगा, है ना, लहसुन लगाएगा, खेत में काम करेगा। मुझे भी यही लगता था कि शायद मैं भी कुछ कर नहीं पाऊंगा। फिर जब मैंने मेहनत की, मैंने चीज़ों को पढ़ा, खुद पे काम किया, अपनी वोकेबलरी पे काम किया, अपनी अंडरस्टैंडिंग पे काम किया, मेहनत की, 12-15 घंटे पढ़ाई की, तो थोड़ा बहुत पाया, चीज़ों को समझने की शक्ति पाई, है ना, अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारा बिल्ड होता है। तो कुछ नहीं है, मेहनत करोगे तो सब कुछ हो जाता है। अब ये मिखाइल बाख्तिन भैया का नाम तो मैंने कभी सुना भी नहीं था जिंदगी में, आज इसके बारे में मुझे सब कुछ पता है। तो मेहनत की है तभी, है ना। तो मेहनत करोगे तो सब कुछ मिलेगा, हमसे भी आगे पहुंच सकते हो आप लोग मेहनत करोगे तो। चलो जी, ये तो हो गई मेहनत की बात। अब मिखाइल बाख्तिन का अगला जो वर्क है, द डायलॉजिक इमेजिनेशन, द डायलॉजिक इमेजिनेशन। ये ना, इसमें 4 एसेस थे, 4 एसेस, और ये पब्लिश हुआ था 1975 में। इसमें 4 एसेस थे, देयर वर 4 एसेस इन दिस पर्टिकुलर बुक, ठीक है, कंपाइलेशन थी ये, द डायलॉजिक इमेजिनेशन। अब समझ लो डायलॉजिक क्या है। डायलॉजिक, डाय का मतलब आपको पता है डबल होता है, मोनो बोले तो सिंगल, डाय बोले तो डबल, ठीक है, सिंगल 1 2। तो मोनोलॉजिक हो गया जिसमें सिर्फ, फिर पॉलीफोनी वाली बात आ रही है यहां पे, है ना।
डायलॉजिक का मतलब है जिसमें डायलॉग्स हो, डायलॉग्स कभी एक इंसान के बीच में नहीं होते, वो दो या दो से अधिक लोगों के बीच में डायलॉग्स होते हैं, ठीक है। तो जिस वर्क में डायलॉग्स होते हैं, जिसमें बहुत सारी वॉइसेस होती है, बहुत सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू होते हैं, उसे डायलॉजिक, इसने एक डायलॉजिज्म उसे कहते हैं, ठीक है। तो इसने डायलॉजिक जो ये बात कर रहा है उसी से रिलेटेड है। ये कहता है कि ऐसे वर्क्स है, जैसे मान लो मैंने कोई वर्क लिखा और मैंने रेफरेंस ली किसी पुराने वर्क से, मैंने शेक्सपियर के वर्क से रेफरेंस ली, ठीक है। एक रेफरेंस मैंने कहीं और से ले ली, ठीक है। एक रेफरेंस ड्राइडन से ले ली, पोप से ले ली, कहीं और से ले ली, डॉक्टर जॉनसन से ले ली, मैंने रोमांटिसिज्म से ले ली, जॉन डन से ले ली, पिछले ब्लेक से ले ली। तो वो सारी चीजों को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। तो ये बोलता है कि जो डायलॉजिक वर्क होता है वो बहुत सारी चीजों को कंटिन्यू करता है, वो पुरानी चीजों की सभी चीजों को जो मिला के एक काम हुआ है, जिसमें बहुत सारी वॉइसेस है, जगह जगह से आपने रेफरेंसेस लिए हैं, अल्यूजन्स लिए हैं, उनको आगे लेकर जाता है और एक कंटिन्यूटी उसमें आती है, ठीक है। तो उसे इसने डायलॉजिक कहा है। इसको अपोजिट किसके है? मोनोलॉजिक। मोनोलॉजिक मतलब, मोनोलॉग तो आपको पता ही है, खुद से बात करना या फिर किसी ऐसे इंसान से बात करना जो कि सिर्फ लिसनर है, वो बोल नहीं रहा है, सिर्फ सुन रहा है आपको, तो उसे मोनोलॉग कहते हैं। छोटी सी बात है। मोनोलॉजिक और डायलॉजिक। डायलॉजिक मतलब पूरा डायलॉग चल रहा है, बहुत सारी वॉइसेस है, बहुत सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू है, बहुत सारी नरेशन है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है जी। डायलॉजिक इमेजिनेशन। अब इसमें टर्म आती है क्रोनोटॉप एंड हेटेरोग्लोसिया। यही स्पेलिंग है या फिर डबल एस है? हेटेरोग्लोसिया में डबल एस है, ठीक है, डबल एस। चलो ये समझते हैं पहले, ठीक है। क्रोनोटॉप। अब क्रोनोटॉप क्या है? क्रोनोटॉप देखो, क्रोनो हो गया क्रोनोलॉजी से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड। टॉप हो गया स्पेस से रिलेटेड। ये हो गया स्पेस, ये हो गया टाइम। टाइम स्पेस क्रोनोटॉप। अब आप समझ गए, जब भी किसी वर्क में जो क्रोनोलॉजी की बात होती है, टाइम की बात होती है, स्पेस की बात होती है, उसे क्रोनोटॉप कहा गया है, ठीक है। ये टर्म किसकी है? मिखाइल बाख्तिन की। किस में आई है? उसका एस्से आया है 1937 में। उस एस्से का नाम है द फॉर्म्स ऑफ टाइम, द फॉर्म्स ऑफ टाइम एंड ऑफ क्रोनोटॉप इन द नॉवल, ठीक है जी। एक बार कंफर्म कर लेता हूं। फॉर्म्स ऑफ टाइम एंड ऑफ द क्रोनोटॉप, फॉर्म्स ऑफ द टाइम एंड ऑफ द क्रोनोटॉप इन द नॉवल। बस इसमें यहां द नहीं है, फॉर्म्स ऑफ द टाइम एंड ऑफ द क्रोनोटॉप, द आ जाएगा यहां पे, इन द नॉवल। फॉर्म्स ऑफ द टाइम एंड ऑफ द क्रोनोटॉप इन द नॉवल 1937, ठीक है जी। याद रखना है क्रोनोटॉप आया है इस एस्से में, ये ऐसे लिखा है मिखाइल बाख्तिन ने, ठीक है। 1937 में ये ऐसे आया है, समझ गए? इतना याद रख लेना। चलो आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं। अब देखो ना, किसी भी वर्क में आप एपिक पढ़ रहे हो तो उसमें टाइम तो होता ही है ना, कि उस टाइम पे ये हुआ, उसके बाद वो मर गया, उसके बाद वो आया, फिर टाइम बदला, टाइम बढ़ता चला गया। स्पेस की भी बात होती है, कहाँ लड़ाई हुई, कहाँ वो पैदा हुआ, कहाँ, वो सारी चीजें क्रोनोटॉप में आती है, ठीक है। चलो, तो अब हमारा लास्ट कंसेप्ट है हेटेरोग्लोसिया, जो काफी फेमस भी है और सबसे ईजी भी है ना। हेटेरो। अब हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट, ठीक है, अलग अलग, न्यूमरस। ग्लोसिया हो गया, ये भी वॉइस होता है, ठीक है, या फिर टंग, टंग होता है ये, ठीक है, इसका मीनिंग ग्लोसिया, वॉइस या फिर टंग, ठीक है। हेटेरो मतलब डिफरेंट। तो मतलब इसमें भी वही बात है, पॉलीफोनी वाली बात, डायलॉजिज्म वाली बात। हेटेरोग्लोसिया जिसमें एक से ज्यादा वॉइसेस हो। देखो कोई भी वर्क होता है उसमें एक होती है वॉइस, किसकी होती है? एक होती है कैरेक्टर की वॉइस, ठीक है, दूसरी होती है नरेटर की वॉइस, तीसरी होती है ऑथर की वॉइस। 1 2 3। अब हो गया ना ये हेटेरोग्लोसिया, है ना। अगर किसी वर्क में सिर्फ नरेटर बोल रहा है, कैरेक्टर की कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ऑथर का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, तो वो हेटेरोग्लोसिया होगा ही नहीं, वो तो सिंगल हो गया, होमो हो गया, है ना। तो जिसमें अलग अलग वॉइसेस होगी, अलग अलग हो सकता है, इसमें अलग अलग लैंग्वेजेस से भी रेफरेंसेस लिए, अलग अलग बुक से रेफरेंसेस लिए, ठीक है,
और इसमें वॉइसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, हेट्रोग्लोसिया। इसमें टंग्स बहुत ज्यादा है, मतलब कि पॉइंट्स ऑफ व्यू बहुत ज्यादा है। कैरेक्टर का अलग एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो उसमें कैरेक्टर रोल अदा कर रहा है। नरेटर का अलग है, नरेटर अपने से ही लगा हुआ है, ये ऐसा है वैसा है। ऑथर का एक अपना है, वो अपना कुछ बताना चाहता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आती है हेट्रोग्लोसिया में, जिसमें एक से ज्यादा वॉइसेस हो। पॉलीफोनी भी इसी से लगभग ऐसा ही है, हेट्रोग्लोसिया भी वही बात है, डायलॉजिज्म भी वही बात है। क्योंकि अब एक बंदा जो बात करेगा, घुमा फिरा के बात तो वही करेगा, उसका आइडिया तो वही है ना, एक सेंटर में तो वही रहेगा पॉइंट। तो ये सारी चीजें हैं मिखाइल बाख्तिन की। अब आप ही बताओ इतना टफ क्या था इसमें? कुछ नहीं था। अभी मैंने पिछली वीडियो रोमा जैकोब्सन पे बनाई, वो बहुत मुश्किल था मेरे लिए, लगभग मुझे 1.5-2 घंटा उसके लेक्चर प्रिपेयर करने में लग गया। काफी कॉम्प्लिकेटेड सा लगा मुझे भी, और शायद रशियन फॉर्मलिज्म पे भी जो वीडियो बनाई थी भी कॉम्प्लिकेटेड सा था। सबसे इजी मुझे लगा मिखाइल बाख्तिन का, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें इतना टफ कुछ है। बाकी अगर हाँ, हेट्रोग्लोसिया डिस्कोर्स इन द नॉवल, ये हेट्रोग्लोसिया एक इसका पेपर था मिखाइल बाख्तिन का जो इसने पब्लिश किया था, उसका नाम था द डिस्कोर्स इन नॉवल। 1934 में आया है शायद ये, हाँ 1934 में आया है। द डिस्कोर्स इन द, अबे द फिर आगे लग गया, ये है टाइटल, ठीक है, डिस्कोर्स इन द नॉवल, ठीक है जी, डिस्कोर्स इन द नॉवल। तो याद रखना है हेट्रोग्लोसिया इसमें आया है, क्रोनोटॉप उसमें आया है, जो वर्क मैंने पहले बताया है, फॉर्म्स ऑफ टाइम एंड ऑफ द क्रोनोटॉप इन द नॉवल 1937, और ये आया डिस्कोर्स इन द नॉवल 1934 हेट्रोग्लोसिया, ठीक है। और जो कार्निवलेस्क है वो आया रेबेलिया एंड हिज वर्ल्ड में 1965 में, वो वर्क आया है। और उससे पहले मैंने किस चीज की बात की, पॉलीफोनी और अनफाइनलाइजेबिलिटी, वो आया है प्रॉब्लम्स ऑफ दोस्तोवस्कीज पोएटिक्स 1963। उससे पहले एक वर्क आपको बताया। और आप कर सको तो इसके कुछ और वर्क सर्च कर लेना है ना, और कुछ और बुक्स पढ़ सको, रट सको, तो बहुत ही अच्छी बात है ना। तो मिखाइल बाख्तिन हो गया, मुझे लगता है रशियन फॉर्मलिज्म हो गया। इसमें बाकी जो जो भी मैंने लोग बताए थे उनके कोई इतने बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं नहीं। विक्टर शेक्लोस्की का वो है डिफेमिलियराइजेशन, उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, है ना। और बाकी रोमा जैकबसन बता दिया, मिखाइल बाख्तिन बता दिया, बाकी 1-2 और है, उनका कोई इतना बड़ा है नहीं। व्लादिमीर प्रॉप है, उसके 31 फंक्शंस एंड 8 रोल्स है, वो इतना सा याद रख लेना। और बाकी रशियन फॉर्मलिज्म आज खत्म हो गया। अब नेक्स्ट देखता हूँ मैं क्या स्टार्ट कर सकता हूँ, या तो फेमिनिज्म स्टार्ट करूंगा या फिर पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी, ये 2 चीज़ें ही बच गई है मेनली। और बाकी बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। एंजॉय करो तब तक अपनी लाइफ को, बाय। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो भाई, दाना मल्टीटास्कर।